Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 13 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रह सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज के सेशन में बात करेंगे 3 इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली न्यूज़ है Kenya's farmer increased crop yield by 20% despite poor soil and water shortage। तो यहाँ पे केन्या के कुछ पार्ट में जहाँ पे सॉइल है वो काफ़ी पुअर है, बेटर क्वालिटी में नहीं है और वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है या बोल सकते हो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है। उसके बावजूद केन्या के फार्मर्स ने अपनी क्रॉप यील्ड को 20% से ज़्यादा बढ़ा लिया है और फर्टिलाइजर का भी मिनिमम यूज़ किया। तो जानेंगे N15 आइसोटोप टेक्निक क्या है जिसकी हेल्प से क्रॉप यील्ड को 20% से बढ़ाया है केन्या के फार्मर्स ने। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, तेलंगाना गवर्नमेंट लुक्स टू बोल्स्टर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस दी स्टेट। तो यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट ने वहाँ के इरिगेशन डिपार्टमेंट से बोला है कि आप रोड मैप तैयार कीजिए इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ताकि स्टेट में हर जगह इरिगेशन पहुंच पाए, वाटर पहुंच पाए, जिससे एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो। तो जानेंगे इसके बारे में आने वाली स्लाइड्स में। और थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कंटिन्यूअस एक्शन इज बीइंग टेकन टू कंट्रोल लोकस्ट स्वाम्स, कंट्रोल ऑपरेशन अंडरटेकन इन 2,83,929 हेक्टेयर एरिया। तो अभी तक लोकस कंट्रोल की बात करेंगे तो 2,83,929 हेक्टेयर एरिया कंट्रोल किया गया है वाया स्प्रेयर, व्हीकल्स, ड्रोन्स, वेल हेलीकॉप्टर, सभी की हेल्प से यहाँ पे काफ़ी एरिया इंक्रीज किया है। और ये देखेंगे कि लोकस्ट कितना कंट्रोल हुआ है और किस किस स्टेट में अपने बोल सकते हो जो लॉसेस हुए हैं वो देखने को मिले हैं। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केन्या के फार्मर्स ने कैसे अपनी यील्ड को 20% से बढ़ा लिया है, उसके बावजूद कि वहाँ पे जो सॉइल थी वो बेटर नहीं थी, अच्छी कंडीशन में नहीं है और वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है, वाटर शॉर्टेज है वहाँ पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, डिस्पाइट पुअर सॉइल फर्टिलिटी, वहाँ पर सॉइल फर्टिलिटी काफ़ी पुअर है, वाटर की स्कार्सिटी है, उसके बावजूद थाउजेंड ऑफ फार्मर इन केन्या हैव इंक्रीज देयर क्रॉप यील्ड बाई 20%। उन्होंने 20% से क्रॉप यील्ड इंक्रीज की है और लगभग 20% का फर्टिलाइजर कॉस्ट उन्होंने सेव किया है विद द हेल्प ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक। इसी के अंडर में आता है आपका N15 आइसोटोप, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। इट इज़ डन विद द सपोर्ट ऑफ, किसके सपोर्ट में, IAEA मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके सपोर्ट में ये टेक्निक डेवलप की गई है जहाँ पे 20% इंक्रीज हुई है। और ये किसकी पार्टनरशिप में हुआ है, तो ये हुआ है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो FAO के पार्टनरशिप में और इसके सपोर्ट में IAEA के सपोर्ट में ये टेक्निक तैयार की गई है। In assessing nutrients qualities of soil and water resources, isotopic techniques play a very crucial role। तो जिसकी मैं बात कर रहा था आइसोटॉपिक टेक्निक, जिसमें N15 आइसोटोप टेक्निक है जिसकी हेल्प से यहाँ पर ईल्ड बढ़ाई गई है एग्रीकल्चर लैंड की। तो यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं आइसोटोप क्या है और N15 आइसोटोप क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर N की बात आ रही है नाइट्रोजन की। तो आपको पता होगा नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है और एटॉमिक वेट क्या है, 14 है। अब नेचुरल नाइट्रोजन में 2 स्टेबल आइसोटोप होते हैं जिसमें मेजोरिटी होती है नाइट्रोजन 14 की और रिमेनिंग होता है आपका नाइट्रोजन 15, जो कि आपके स्टेबल आइसोटोप होते हैं। अब बात आती है आइसोटोप क्या होता है। तो आइसोटोप की अगर हम बात करेंगे तो आइसोटोप इज एन एलिमेंट विथ सिमिलर केमिकल मेकअप एंड सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक वेट टू अनदर। तो आइसोटोप ऐसे एलिमेंट होते हैं जहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक वेट अनदर होता है, मतलब अलग होता है, डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल बात करेंगे C12 और C13। तो यहाँ पे कार्बन के जो एटॉमिक वेट है वो अलग अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर आपका सेम है। तो ये यहाँ पे बात बोली जा रही है। अब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर N15 की बात आ रही है। तो ये होता क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताऊँगा। तो पहले इंग्लिश में बताता हूँ। N15 isotope have the same amount of proton and electron as normal nitrogen atoms, but with an extra neutron, are effective tracers and thus can be employed to understand and the movement of nutrients between soil and plants.
N15 also provide useful quantitative data about efficiency of nutrients used by crops, and this data further enables expert to improve water and fertilizer application strategy। ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए था, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। अब हिंदी में समझ लेते हैं होता क्या है। तो N15 आइसोटोप में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की समान मात्रा सामान्य नाइट्रोजन परमाणु के रूप में ही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक अतिरिक्त न्यूट्रॉन के साथ प्रभावी ट्रेसर होते हैं और इस प्रकार मिट्टी और पौधों के बीच पोषक तत्वों की गति को समझने के लिए इसको नियोजित किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है अगर कंपेयर करेंगे हम नॉर्मल नाइट्रोजन मतलब सामान्य नाइट्रोजन के कंपेयर में। आगे बात करेंगे तो N15 फसलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पोषक तत्वों की दक्षता के बारे में उपयोगी मात्रात्मक डेटा भी प्रदान करता है, और इस डेटा को विशेषज्ञ क्या करते हैं, उसको एनालिसिस करके पानी और उर्वरक के जो रणनीति होती है उसमें सुधार करने में ये सक्षम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सॉइल की कंडीशन है और वाटर रिक्वायरमेंट है उसको सुधार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ N15, ठीक है। और ये आपको मैंने बता दिया कि ये दोनों आपके क्या होते हैं, स्टेबल आइसोटोप होते हैं, तो यहाँ पर क्रॉप को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि N15 आइसोटोप टेक्निक पे एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँ तो आप बता देना, कमेंट करना, मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो ले आऊँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, डिटेल में हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो एक अलग वीडियो में आपके लिए एक अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा दिया जाएगा कि N15 आइसोटोप टेक्निक है क्या और कैसे वर्क करती है। उम्मीद करता हूँ बेसिक नॉलेज आपको मिल गई होगी कि N15 आइसोटोप है क्या। आगे चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि फ्रॉम केन्या एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कालरो बोलते हैं, KALRO, ये ग्रुप है साइंटिस्ट का जिसने यूज़ किए हैं आइसोटोपिक और न्यूक्लियर टेक्निक ताकि सॉइल और उसके न्यूट्रिएंट और वाटर में चेंजेस ला सकें, उनको मेजर कर सकें, ये यहाँ पे बात की गई है। और इसकी हेल्प से सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव हुई है और क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट भी मैनेज हुई है। तो काफ़ी हेल्पफुल टेक्निक है N15 टेक्निक, जिसका केन्या के फार्मर ने काफ़ी यूज़ किया है और जिसका रिजल्ट मिला है कि 20% से ज़्यादा ईल्ड इंक्रीज हुई है। और यहाँ पर फर्टिलाइज़र, जो महंगे फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे उनका यूज़ भी मिनिमम हुआ है, तो सॉइल अपने आप ही फर्टाइल हो गई है, तो प्रोडक्शन खुद ब खुद बढ़ गया। तो ये था पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो थी केन्या फार्मर्स के रिगार्डिंग, जहां पे उन्होंने अपनी यील्ड को 20% से बढ़ा लिया है। आगे बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, तेलंगाना गवर्नमेंट लुक टू बोल्स्टर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस दी स्टेट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। तो यहाँ पे बात करेंगे तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने वहाँ के इरिगेशन डिपार्टमेंट से बोला है कि आप हमको रोड मैप तैयार करो ताकि हम ये देख सकें फॉर सप्लाइंग वाटर फॉर इरिगेशन टू मैक्सिमम फार्म लैंड इन दी स्टेट। तो वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को सप्लाई कर सकें स्टेट की लैंड्स पे। तो जितने भी लैंड्स हैं एग्रीकल्चर लैंड जहाँ पर अभी वाटर इरिगेशन वाटर रिचेबल नहीं है, उसके लिए भी एक ऐसा रोड मैप तैयार करो ताकि इरिगेशन वाटर वहाँ पे पहुँच सके। अब बात आती है तेलंगाना की, तो तेलंगाना से रिलेटेड आपको एक एग्रीकल्चर स्कीम पता होनी चाहिए जो काफ़ी फेमस है और जो एग्जाम में आ सकती है। उसका नाम है राइतु बंधु स्कीम, ठीक है। तो राइतु बंधु स्कीम क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो ये फार्मर को असिस्टेंट प्रोवाइड कराती है, बोल सकते हो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है, जिसमें 4000 पर एकड़ के अकॉर्डिंग एवरी सीजन फार्मर को मिलता है। मतलब है कि एक साल में 2 सीजन होते हैं, तो यहाँ पर 2 सीजन के अकॉर्डिंग 8000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा। आगे बात करेंगे, ये कवर करता है लगभग 14.21 मिलियन एकड़्स एरिया इसने अभी तक कवर किया है। और इसका जो बजट था 2018-19 का, क्योंकि ये स्कीम जो है 2018 में लॉन्च हुई थी 10 मई 2018, ठीक है, आपको याद रखना है 10 मई 2018 को राइतु बंधु स्कीम लॉन्च हुई थी और 2018-19 का जो बजट था वो था 12,000 करोड़। तो ये आपको याद रखना है कि राइतु बंधु स्कीम जो है वो फार्मर्स के लिए थी, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए थी ताकि एग्रीकल्चर में उनको सपोर्ट कर सकें, जो कि स्कीम लॉन्च हुई थी 10 मई 2018 को। उम्मीद करता हूँ इस स्कीम के बारे में आपको नॉलेज मिली होगी। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर बोला गया है द मेन फोकस ऑफ द गवर्नमेंट लाइज इन दोज एरिया दे आर नॉट सर्व टू बाई एनी मोड ऑफ इरिगेशन। तो यहाँ पर फोकस किया जा रहा है ऐसे एरिया जहाँ पर किसी भी मोड का इरिगेशन मेथड
एलिजिबल नहीं, सॉरी बोल सकते हो वहाँ पर ऐसा कोई मेथड अवेलेबल है ही नहीं जहाँ पर इरिगेशन उस लैंड में किया जा सके। तो वो चाहते हैं कि हम ऐसी इरिगेशन फैसिलिटी उस जगह पे प्रोवाइड कराएं ताकि जो लैंड है वहाँ इरिगेशन के बिना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, उस ज़मीन में भी प्रोडक्शन हो। ये देखते हुए यहाँ पर रोड मैप मांगा गया है वहाँ के इरिगेशन डिपार्टमेंट से। आगे बात करेंगे तो उन्होंने ये भी बोला है कि श्री गैंग सागर प्रोजेक्ट, एक आपका श्री राम गैंग सागर प्रोजेक्ट था जिसकी हेल्प से यहाँ पर टैंक्स की हेल्प से वाटर स्टोर कर करके ऐसी जगह पे पहुँचाया गया जहाँ पर कोई भी इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं था, जिसकी हेल्प से इरिगेशन हुआ और वहाँ पर एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हुआ। ये भी यहाँ पे बात की गई है। द गवर्नमेंट इज करेंटली वर्किंग ऑन सेवरल प्रोजेक्ट ऑन गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स फॉर इम्प्रूविंग इरिगेशन इन द स्टेट। गवर्नमेंट करेंटली अभी गोदावरी और कृष्णा नदी पर भी काफ़ी वर्क कर रही है ताकि इरिगेशन फैसिलिटी इम्प्रूव हो सकें स्टेट के अंदर, जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने बोला है। आगे बात करेंगे, ही सेड दैट गवर्नमेंट फोकस वाज नाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर अक्रॉस द स्टेट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि गवर्नमेंट का फोकस है कि वाटर को ऑल ओवर द स्टेट डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके ताकि हर फार्मर्स को इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल हो। तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट तेलंगाना गवर्नमेंट की इनिशिएटिव। वो जो चाहते हैं कि इरिगेशन फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा फार्मलैंड इरिगेट हो, जिसके लिए रोड मैप मांगा गया है इरिगेशन डिपार्टमेंट से। तो ये हो गई हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर। अब चलते हैं लास्ट और इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो है रिगार्डिंग लोकस्ट स्वाम्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जान लेते हैं। तो यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोकस्ट कंट्रोल करने के लिए इनिशिएटिव ले रही हैं। उसके बाद भी काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि लोकस्ट को कंट्रोल किया जा सके और वो कम से कम नुकसान करें। तो यहाँ पे अभी तक जो एरिया कंट्रोल किया गया है लोकस्ट से वो है 2,83,929 हेक्टेयर। किस किस राज्यों में किया गया है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बिहार में। ये जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हुआ था 11 अप्रैल से और अभी 9 जुलाई तक का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। तो जानेंगे 9 जुलाई तक कितना एरिया कंट्रोल किया गया है, कौन कौन से मेथड यहाँ पे यूज़ किए गए हैं जिसकी हेल्प से लोकस्ट इफेक्ट को कंट्रोल किया गया है। तो यहाँ पर 55 एडिशनल व्हीकल्स यूज़ किए गए हैं, 20 मोर स्प्रे इक्विपमेंट यूज़ किए गए हैं इस सर्विस में। और यहाँ पर एंटी लोकस्ट स्प्रेइंग कराई गई है जो कि एरियल स्प्रेइंग हुई है, हवा के माध्यम से यहाँ पर स्प्रेइंग कराई गई है विद द हेल्प ऑफ बेल हेलीकॉप्टर। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा कि कौन सा बेल हेलीकॉप्टर यूज़ किया गया था लोकस्ट कंट्रोल करने के लिए। तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ और इस बार भी बता रहा हूँ, बेल 206B3 हेलीकॉप्टर है जो एरियल स्प्रेइंग करता है, जो कि लोकस्ट को ख़त्म करने के लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको मॉडल नंबर याद रख लेना है, बेल 206B3। इसकी जो कैपेसिटी है वो 250 लीटर्स है पेस्टिसाइड कैरी करने की वन टाइम में। तो एक टाइम में 250 लीटर पेस्टिसाइड को कैरी करता है और स्प्रेइंग करता है जहां भी लोकस्ट का इफेक्ट होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स आल्सो हैज़ conducted trial in anti-locust operation by using Mi-17 helicopter. The result are encouraging। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स भी ट्रायल कर चुकी है जहाँ पे उन्होंने एंटी लोकस्ट ऑपरेशन चलाए, किसकी हेल्प से? Mi-17 हेलीकॉप्टर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कौन सा हेलीकॉप्टर यूज़ किया गया इंडियन एयरफोर्स द्वारा? तो वो है Mi-17 हेलीकॉप्टर। तो यहाँ पर दो मॉडल आपको याद रख लेने, M17 या फिर Mi-17 बोल सकते हैं और बेल 206B3। आगे बात करेंगे, नो सिग्निफिकेंट क्रॉप लॉस हैव बीन रिपोर्टेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा। तो यहाँ पे बोला गया कि कोई भी सिग्निफिकेंट लॉस नहीं हुआ है इन स्टेट में, जो कि मैंने अभी आपको बताया, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा। तो सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है वो आपका हुआ है यहाँ पे राजस्थान में, सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है और पंजाब में। तो राजस्थान, पंजाब में काफ़ी लॉस देखने को मिला है ड्यू टू लोकस्ट, जो कि आपकी टिड्डी कहते हैं इसको हिंदी में। तो टिड्डियों से काफ़ी नुकसान देखने को मिला है राजस्थान और पंजाब में। बाकी टोटल एरिया 9 जुलाई तक जो कवर हुआ है, हमने कंट्रोल किया है, वो है 2,83,929। तो ये हो गई हमारी फाइनल एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो कि एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड थी।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और टेलीग्राम ग्रुप पे भी, या फिर आप इजीली मुझको पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि आपको पता है वीडियो के लास्ट में आपके लिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन आ चुका है। आज का क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। तो यहाँ पर बात हो रही है इंडिया की पहली ऑर्गेनिक स्टेट कौन सी है, इसका सही आंसर आपको देना है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ये जो स्टेट बनी थी फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, ये 2016 में घोषित की गई थी। तो अब आपको केवल आंसर देना है कि वो कौन सी स्टेट है जिसको ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा प्राप्त है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, हम कोशिश करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और आपके लिए एक अच्छा सा अच्छा कंटेंट हम लेके आते रहें, ताकि आपको एग्रीकल्चर की करंट की नॉलेज डेली बेसिस पे मिलती रहे। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। आप हमको टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एफबी पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।